नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। वक्त हो चला है एजेंडा एट 9 का। एजेंडा एट 9 में आज हम बात करेंगे 3 दिनों की लगातार तेजी के बाद शेयर बाजार में अचानक ब्रेक की। जी हां, शेयर बाजार में अचानक ब्रेक लग गया है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बैंकिंग, ऑटो, मेटल और एफएमसीजी शेयर्स में भारी बिकवाली ने निवेशकों को करीब 7,55,000 करोड़ रुपए का झटका दे दिया है। इंट्राडे में सेंसेक्स करीब 1400 अंक टूट गया और आखिरकार 1236 अंकों की गिरावट के साथ 82,498 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी लगभग 400 अंक फिसलकर 25,454 पर बंद हुआ। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जैसे हैवीवेट शेयर्स में दबाव साफ दिखा। हालांकि आईटी सेक्टर से थोड़ी राहत मिली, लेकिन बाजार को संभालने के लिए वो नाकाफी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक ग्रोथ और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है और ऐसे माहौल में पैसा इक्विटी से निकलकर सोना और बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर जा रहा है। तो सवाल यही है, क्या ये गिरावट अस्थायी है या बाजार में बड़ी करेक्शन की शुरुआत है? तो शेयर बाजार में भारी गिरावट क्या संकेत दे रही है, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया है। सेंसेक्स 1236 अंक टूट चुका है, तो निफ्टी करीब 400 अंक फिसल गया है और निवेशकों को इस दौरान 7.55 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। तो गिरावट की वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिला जुला रुख देखने को मिला है। अमेरिकी बाजारों में बढ़त दिखाई दी है और ब्रेंट क्रूड में हल्की तेजी, एफआईआई की खरीदारी, तो डीआईआई भी निवाल रहे हैं। और ऐसे में ये समझना होगा कि यहाँ पर किन शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है, कहां पर काम ज्यादा करना होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तेज बिकवाली और एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर में इससे दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। लार्सन एंड टोब्रो इंफ्रा शेयर कमजोर हुआ है। तो ये वो शेयर है जहां पर बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है और ऐसे में इन शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। तो लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मार्केट डाउन क्यों जा रहा है। 3 दिनों की गति के बाद एक तरह से स्टेबल हो जाना मार्केट का या डाउनफॉल होना, क्या ये किसी बड़ी ऐसी घटना को संकेत देने वाले हैं? ये माना जाए कि आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि फिर से कुछ ना कुछ बड़ा असर बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अनिल राय जी जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। अश्विनी राणा जी जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है, सबसे पहले हमें समझना होगा अनिल राय जी से। अनिल जी, बताइए आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? प्राइमरी रीजन है वो है ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट, और ये बड़ा एविडेंट है। इसके कयास कुछ दिन से ही लगाए जा रहे थे कि ऐसा कुछ होने की संभावना है। लेकिन कल जो घटना हुई उसमें जो ईरान ने एक बार के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि एक जहां से सारा जो समझ लीजिए हमारा जो 89% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से 50% ऑयल जो है ना उसी रास्ते से आता है। तो वो एक बार के लिए उन्होंने मिलिट्री रीजंस को देखते हुए थोड़ी देर के लिए उन्होंने स्टॉप किया था। तो ये आशंका लगाई जा रही है कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो फिर ऑयल में हमारी सप्लाई डिस्टर्ब होगी और उसकी वजह से रेट जो है वो स्पाइक करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ऑयल अगर होता है तो फिर ऑयल से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है और फिर हमारी यूएस जो हमारी जो इंडियन रूपी है वो थोड़ी सी वीक होगी। तो इनके अंदर कहते हैं ना कैस्केडिंग इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो स्पेशली जो एफआईआईज होते हैं, वो बहुत तेज सेलिंग करते हैं। तो कल की डेट का देखा जाए तो कल एफआईआईज ने नहीं, मैं आंकड़ा बता दूं, कल एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने ही सेलिंग की है। 880 करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग की है और लगभग 600 करोड़ की डीआईआईज ने सेलिंग की है। वो सबसे बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से कल कहीं खरीदारी नहीं देखने को मिली, बाजार बंद होते होते भी बिकवाली ही देखने को मिली है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम इसे समझें दूसरे लफ्जों में कि ये जो मार्केट इस वक्त चल रहा है, अश्विनी जी सर आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये सही समय है अगर किसी को यहाँ पर शेयर्स खरीदने हैं या उनके जरिए जिस तरह से मार्केट का माहौल रहता है, तो क्या ये माहौल जो है उसे फेवर में माने या अभी रुक जाएं जिन लोगों को कारोबार करना है?
देखिए क्या है, रिटेल इन्वेस्टर को तो ऐसे समय पे मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्या कि ये मार्केट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है बेसिकली। और ऐसे में जब सेंटीमेंट खराब हो, इंटरनेशनल मार्केट खराब हो और दिख रहा है कि सामने इस प्रकार का है, तो रिटेल इन्वेस्टर को इससे बचना चाहिए। कारण क्या है, ये खेल जो है बड़े बड़े प्लेयर्स का है और कहीं और से ट्रिगर होता है। जैसे अमित जी भी बता रहे थे कि एफआईबी ने जो लार्ज स्केल जो सेलिंग की है, कारण क्या है कि ये बहुत सारी चीजें जो है ना प्लान्ड होती हैं कहीं और से, कि भाई मार्केट में इस प्रकार के सेंटीमेंट बना दो, इस प्रकार की न्यूज डाल दो, और जी। उसके बाद एफआई अपना माल बेच के निकल जाते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो बेचारे छोटे निवेशक को फंस जाते हैं। तो इसलिए छोटे निवेशकों को ऐसे समय में बिल्कुल जो है उनके पास जो है उनको रख के रहना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की हुई है, अच्छे शेयर्स में खरीदा हुआ है, तो आपको बेचने की या पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। नुकसान उसका होगा जो कि भाई शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट बाइंग करते हैं या फॉरवर्डिंग में खेलते हैं। निवेशकों को जो एक रेगुलर रिटेल निवेशक हैं उनको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पड़े रहना देना चाहिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट ऊपर नीचे इस प्रकार से सेंटीमेंट के आधार पर चलती है। आज गिरी है, कल बढ़ेगी। और इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो फिर आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जी। बिल्कुल। और डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे फिलहाल जो ये सारे हालात बने हुए हैं मार्केट में, इसके पीछे की वजह क्या ये माने कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान में टेंशन बनी हुई है, इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है? तो जी देखिए, तेल का खेल बड़ा खतरनाक है और अमेरिका की महत्वाकांक्षा उससे ज्यादा खतरनाक है। और फिर जब ट्रंप किसी अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति हो जाए और वो यदि बेलगाम हो जाए, तो फिर दुनिया के लिए खतरे तो बढ़ ही जाते हैं। तो ट्रंप जिस प्रकार से आक्रामक व्यवहार दिखा रहे हैं ईरान के प्रति, और उसको ईरान की जो दुश्मनियां रही है अपने इलाकों में, संयुक्त अरब अमीरात से, सऊदी अरब से, टर्की से, मतलब ईरान एक शिया पावर है और शिया और सुन्नियों का जो टकराव है वो दुनिया जानती है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए व्यापक अवसर है। अब अमेरिका बातचीत की मेज पर तो ला रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वह समुद्र में अपने लड़ाकू जहाजों को भी भेज रहा है। यूएस अब लिंकन जैसा जो सबसे लड़ाकू जहाज है वो ईरान के करीब जाकर खड़ा हो गया है। तो ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। अब ऐसे में आप अमेरिका को क्या युद्ध से रोक पाएंगे? और यदि अमेरिका युद्ध नहीं करता है तो फिर ईरान बुरी तरीके से हावी हो जाएगा, क्योंकि यह इस समय, जबकि ईरान आंतरिक तौर पर इतना घिरा हुआ है, जबकि लोगों का इतना प्रदर्शन हो रहा है, जबकि लोग किसी कीमत पर उस धार्मिक सत्ता से मुक्ति चाहते हैं जिस धार्मिक सत्ता के खिलाफ तकरीबन 5 दशकों से लगातार अमेरिका लड़ रहा है, दुनिया लड़ रही है। तो ऐसे में यह बहुत मुफीद समय है और इस मुफीद समय में यदि हमला होता है ईरान पर, तो निश्चित तौर पर दुनिया पर इसका फर्क तो पड़ने वाला है। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एशिया की जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं, भारत, चाइना, दक्षिण कोरिया और जापान, ये महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं या बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वो इनको जो सारा का सारा तेल जाता है वो हार्मुज जलडमरू मध्य से जाता है। और जो हार्मुज का जो संकीर्ण सबसे छोटा सा इलाका है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का जी। है, तो ईरान ने वहां पर, ईरान की सीमा वहीं पर लगती है, ईरान ने उसको टारगेट किया है। तो क्या अमेरिका हमला करेगा ईरान पर तो ईरान उसको बाधित करेगा क्या? अमेरिका इतनी बड़ी रिस्क लेगा? क्योंकि दक्षिण कोरिया भी जो है वो अमेरिका का दोस्त है, जापान भी दोस्त है, भारत भी दोस्त है। तो ये पूरा का पूरा जो आशंकाएं आ गई है न केवल बाजार में लेकिन विश्व शांति के लिए भी। लेकिन ये पक्का है कि यदि ईरान पर हमला होता है तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ईरान की जनता को मुक्त होना चाहिए ऐसे धर्मांध लोगों से जो दुनिया में अशांति फैलाते हैं। लेकिन ईरान के पास जो हथियार है वो बहुत बड़े खतरनाक हथियार है, और यदि उनका सामना अमेरिका नहीं कर पाया या अमेरिका के जहाज नहीं कर पाए तो फिर दुनिया में एक प्रकार की सामरिक स्थिति में बहुत बदलाव आ सकता है। तो देखना गीतू जी बहुत दिलचस्प होगा कि जी। दुनिया इसका कैसे सामना करती है और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे संभालती है। बिल्कुल। और अनिल राय जी, अगर हम फिलहाल मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं, ये जो फिलहाल स्टेबिलिटी या गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में फिलहाल क्या ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये तो अभी तो बेरिश ट्रेंड है। देखिए, मैं साफ साफ बता दूं दर्शकों को
क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी कल हम लोग देख रहे थे मार्केट में, प्रोबेबिलिटी कितनी है वार की, तो जो आंकड़ा निकल के आया लगभग 90% प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही थी वार की। और कारण ये स्पष्ट है कि ट्रंप ने लगभग 10 से 15 दिन की डेडलाइन दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज फ्राइडे है, इस सैटरडे संडे के अंदर में ही कुछ एक एक्शन वीकेंड में हो जाए, जिसका असर आपको मार्केट में मंडे को दिखाई देगा। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और ये जैसा इन्होंने बताया कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को वहां लाके खड़ा कर दिया है, और उनकी जो आर्मी है वो एकदम अलर्ट मोड पे है। बातें तो चल रही हैं जरूर जेनेवा में, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियर डील को बंद करने में राजी नहीं है, और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को, साथ में उनको रशिया के साथ अभी उन्होंने एक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो है एक वॉर लाइक सिनेरियो को और कंफर्म करती चली जा रही हैं। मार्केट इसको लेकर के हमेशा नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो कल की बड़ी गिरावट के बाद आज भी बाजार जो है वो निचले स्तरों पे ही खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आज भी, चूंकि आज ऐसे ही फ्राइडे है, तो आज कोई खरीदारी होने की संभावना बहुत कम है। मार्केट आज भी बहुत ज्यादा नेगेटिव ही रहने के, हाँ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट आज भी नेगेटिव रुख ही मार्केट में रहेगा। और अगर वीकेंड में कहीं कोई एक्शन, एक छोटी सी भी मिसाइल अगर दाग दी किसी ने, तो समझ लीजिए कि मंडे को बहुत बड़ा गैप डाउन क्रिएट होगा। तो मार्केट अभी पूरा बेरिश ट्रेंड में है। हर आदमी कॉशियस है। जितने बड़े निवेशक हैं वो एकदम अभी या तो फंड विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग फंड को होल्ड करके बैठे हुए हैं कि भाई पहले ये पिक्चर क्लियर हो जाने दो, तब हम खरीदेंगे। तो बाजार में खरीदार इस कंडीशन को लेकर के कोई नहीं है, जिसको जहां लग रहा है अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाह रहा है इस सिचुएशन में। बिल्कुल। और अश्विनी जी, अगर हम भारत को देखकर समझते हैं इस मार्केट को, तो कैसा रहने वाला है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आने वाले दिनों में क्या फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है? देखिए क्या है कि हम कई बार जो है शेयर मार्केट को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं, वो उचित नहीं है। कि शेयर मार्केट अपना एक तरह से व्यवहार करती है, अर्थव्यवस्था एक अपने तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन हाँ, अगर वार होती है तो क्रूड जो है वो उसकी शॉर्टेज होगी, उसका रेट बढ़ेगा, और उसका असर जो इन्फ्लेशन होता है, महंगा होती हैं सारी चीजें अर्थव्यवस्था के ऊपर, उस ढंग से जरूर जो है होता है। और हमारा जो ट्रेड है वो भी होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल है वो खाड़ी के देशों से आता है, तो वो सारा जो है बाधित होगा और महंगा हो जाएगा। तो उसके कारण से अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट के कारण अर्थव्यवस्था जो है वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि शेयर मार्केट अलग तरह से बिहेव करती है। जी, लेकिन इस बिहेव को समझे कैसे सर, ये भी बताइए, क्योंकि अभी फिलहाल अगर गिरावट दर्ज की जा रही है तो उम्मीद है आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी बेहतरी होगी। नहीं, बेहतरी तभी हो सकती है कि जैसे अपने बता रहे थे कि भाई जब तक जो है स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, अगर वार लाइक सिचुएशन रहेगी तो आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़े, मार्केट एक्सपर्ट है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो शेयर मार्केट है वो गिरती हुई नजर आ रही है, गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है, ऐसे में समझना होगा इसके पीछे के कारण क्या हैं, आप क्या बताएंगे और किस तरह से इससे उबरा जा सकता है? सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, जहां तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, स्टॉक मार्केट में वो लोग ऑपरेट करते हैं जिनको सबसे पहले भागने की आदत होती है, या जो जिसको आप कह सकते हैं कि मौका परिस्थिति पे काम करते हैं। जहां उनको प्रॉफिट दिखेगा वो वहां जाएंगे, जहां उनको रिस्क दिखेगा वो वहां से भाग जाएंगे। सो दे आर बेसिकली प्रॉफिट ग्रैबर्स और इनकम ग्रैबर्स फ्रॉम द पेपर मार्केट। तो उनसे जमीनी हकीकत नहीं बदलती। अगर आज आप स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हिंदुस्तान के फंडामेंटल में कोई फर्क नहीं आ रहा। क्या स्टॉक मार्केट के कारण सरकार बदल गई, या लोगों ने खाना बंद कर दिया, या कपड़े पहनना बंद कर दिया, या गाड़ियां चलनी बंद हो गई, या फ्लाइट्स बंद हो गई? कुछ नहीं बदलता। ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल वैल्यू दिखाता है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट ग्रैबिंग के लिए आता है। जो इन्वेस्टर होता है या जो आके एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाता है, वो देश की इकोनॉमी के लिए फंडामेंटल पे काम करता है। बाकी सब ऊपर से स्कीमिंग करते। इस बात को समझना होगा। तो अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं अब खतरा है, पैसे लेके भागना चाहिए, वो भागेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट को हमेशा इकोनॉमी से जोड़कर देखना एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है,
ये एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, और सेंटिमेंट से देश नहीं चलते, देश चलते हैं फंडामेंटल्स पे। तो हमें इस बात को समझना होगा। तो इस समय जो स्थिति है, अगर दुनिया को ये लग रहा है कि साहब ईरान पे अगर अटैक हुआ तो नुकसान होगा, तो कहां जाओगे? पूरी दुनिया पे नुकसान होगा। क्या क्रूड का असर भारतीय इकोनॉमी में होगा? अमेरिका पे नहीं होगा, यूरोप पे नहीं होगा, या ब्राजील पे नहीं होगा, या चाइना पे नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना कि फ्लोइंग विद द विंड वाला खेल होता है। तो आप इसको इतना ज्यादा तवज्जो ना दें। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, ये व्यापारियों का खेल है, सट्टे बाजार की बात। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमें उन पे ध्यान देना है, और उसके लिए सरकार कानून क्या बना रही है, उसके लिए मार्केट में किस तरह के प्लेयर आ रहे हैं। अगर आप ये देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हर महीने करीब 30 से 50 हजार करोड़ रुपए SIP का स्टॉक मार्केट में जाता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के हिंदुस्तान से जा रहे हैं तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का अपना इन्वेस्टर उस बाजार में पैसा लगाएगा, फ्लक्चुएशन है, अगर नीचे जाता है अच्छी बात है, हमें वही इक्विटी सस्ते में मिलती है, हम खरीदेंगे, क्योंकि फंडामेंटल हिंदुस्तान का नहीं बदल रहा है। तो इसीलिए अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, ये देश के इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर है, बुरी नहीं है, क्योंकि वही इक्विटी अब आपको सस्ते में मिल रही है जो कल आपको महंगे में मिल रही थी जी। और उसका फंडामेंटल नहीं। तो इसको पॉजिटिव वे में देखिए, ये एक गुड न्यूज है, खराब नहीं। ठीक है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एशिया की जो मार्केट्स हैं वहां पर मिला जुला असर दिख रहा है, जबकि अगर हम बात करते हैं अमेरिका की तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो शेयर मार्केट है ऊंचा उठता हुआ दिख रहा है। तो क्या माना जाए इसमें, अगर हम एशिया की मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी डाउन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं? नहीं गीतू जी, देखिए, हाँ, जो अमेरिका है वो एक पूंजीवादी देश है। उनके पास पूंजी का प्रभाव है, उनके पास बहुत पूंजी है, उनके पास तेल का भी भंडार है। मतलब एक ऐसा देश है जिसने भविष्य के लिए तेल को बचा के रखा है, अभी उसको खर्च नहीं करना है। आप एशिया में के मार्केट में आओगे या एशियाई देशों को देखोगे तो ये विकासशील देश है, ये पिछड़े हुए देश है, या ये गरीब देश है। तो यहाँ पर तो हर दिन जीवन जो है वो आगे बढ़ने के लिए होता है, या एक दिन यदि कोई किसी का जो छोटे छोटे व्यापारी यदि ठीक से बिजनेस नहीं चले तो उनका पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के जो हित है, आर्थिक हित है, जिसकी और देखिए दुनिया पहले रणनीतिक प्रतिबद्धताओं की ओर आगे बढ़ती थी कि कैसे अमेरिका अपने सामरिक हितों की दुनिया में रक्षा कर सकता है। लेकिन जो ट्रंप है वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो अमेरिका के आर्थिक हितों को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। मतलब दुनिया में सुरक्षा की प्रतिबद्धताओं पर आर्थिक प्रतिबद्धताएं भावी हो गई है। तो ऐसे में यदि ईरान एक ऐसा देश है मध्य पूर्व में जो कि अमेरिकी हितों पर कुंडली मारकर बैठा है, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और ईरान के पास बहुत बहुत बड़ा कच्चा तेल है। अब यदि अमेरिका हावी होता है, यदि ईरान में रिजिम गिरती है, यदि ईरान के धर्मगुरु को भागना पड़ता है, तो किसको फायदा मिलेगा? अमेरिका को फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो फिर देखिए, अर्थ को लेकर मेरी इतनी समझ नहीं है, लेकिन राजनीति का जो गुण है वो अर्थ में ही छुपा है। और यदि आर्थिक तौर पर आपको फायदा होता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका में मार्केट भी बढ़ेगा, अमेरिकियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो ट्रंप है उनकी दुनिया में धाक भी बढ़ेगी और अमेरिका की धाक भी बढ़ेगी। यही कारण है कि अमेरिकन मार्केट को आप देखेंगे तो वो ऊपर जाएगा, क्योंकि अमेरिकन व्यापारी इस बात को सोच रहे हैं कि मध्य पूर्व जो है, पूरा का पूरा मध्य पूर्व जो 5 दशक से रुका हुआ है ईरान के कारण, वो मार्केट अब मिलने वाला है। इसी कारण से अमेरिका फायदे में दिख रहा है। डॉलर कूटनीति एक बार फिर मजबूत हो जाएगी। जो रसिया रूबल को आगे लाने की बात कर रहे थे, चीन जैसे देश जो आगे आने की बात कर रहे थे, लेकिन उनमें इतना मादा नहीं कि कवच बनकर ईरान के साथ खड़े हो जाए। तो जब ईरान के साथ यदि रूस खड़ा नहीं होगा, यदि ईरान के साथ चीन खड़ा नहीं होगा, खड़े होने का मतलब यह नहीं होता कि आप कह दें कि ये गलत हो रहा है, शांति की स्थापना होना चाहिए, हम ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं कर रहा है। आप क्या अपने बेड़े को आपने अमेरिकी बेड़े के सामने भेजा है? यदि नहीं भेजा, इसका मतलब ईरान कमजोर है, अमेरिका ताकतवर है। यही प्रतिबिंबित हो रहा है दुनिया में, और यही दिख रहा है अमेरिकन मार्केट। नीतू जी, बिल्कुल। और अनिल जी, आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे, अगर इन्वेस्टर अभी सोने चांदी का रुख करता है तो वो कितना सेफ मार्केट रहेगा? क्योंकि हमेशा ही कहा जाता है सोने चांदी में इन्वेस्ट करें तो फायदा ही देता है।
जी एकदम, देखिए जब भी कहीं दुनिया में कहीं कोई भी उठापटक होती है और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कहीं भी बिगड़ता है, जितनी ज्यादा टेंशन होती है उतना ज्यादा सोना जो है वो बढ़ता है। तो ये देखिए, स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो सोना नेचुरल तरीके से बढ़ता है, क्योंकि दोनों एक एक जो कारण जो स्टॉक मार्केट को गिराता है वही कारण सोने को बढ़ाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सोना जो है एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग छोटी अवधि के, और जनरली ये करते भी हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल करके सोने में डाल रहे हैं, और अभी भी वो डाल ही रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। जैसा कि ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बहुत सही बात है, लेकिन उसमें एक चीज मैं यहाँ पर दर्शकों को भी शेयर करना चाहूंगा, आपको भी बताना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट अपने आप में अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर की तरह काम करता है। ये एक सूचकांक है जिसका नाम ही इंडेक्स बोला जाता है। इसको हम कहते हैं सूचकांक। यानी कि जैसे थर्मामीटर होता है ना, जैसे बताता है कि आपके शरीर में बुखार है और वो बुखार के कारण क्या है वो अलग होंगे, वो फिर आप पता करिए। वैसे ही स्टॉक मार्केट में उतार है कि चढ़ाव है, ये आने वाले किसी परिस्थिति को बताता है कि इकोनॉमी में कुछ होने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ना वो फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है। वो 6 महीने पहले ही रिएक्ट करने लगती है, 6 महीने आगे की चीज को सोच करके। ये एक खासियत है स्टॉक मार्केट की, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो अगर स्टॉक मार्केट में किसी वजह से बिकवाली आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी ही अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया। बाजार ये मानता है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में जो बड़े निवेशक होते हैं ना गीतू जी, वो नॉर्मल पब्लिक से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। उनके पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमसे बहुत एडवांस होता है। उनके पास बहुत पहले ही खबर पहुंच जाती है कई चीजों की। इसीलिए आप देखेंगे कोई बड़ी घटना होने से पहले ही बाजार में उसके असर दिखाई देने लगते हैं, बिकवाली पहले ही शुरू हो जाती है। तो इसको नजरअंदाज आज की स्थिति में किया नहीं जा सकता है, और इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है, और हम लगाते भी हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में कहीं कोई उठापटक हो रही है तो इसका मतलब कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर उसके कैसे परिणाम पड़ेंगे वो बाजार अभी से उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये इसको जरूर अवश्य। ठीक है अश्विनी जी, यहाँ पर ये भी बताइए, क्योंकि अभी तो लोगों को राहत मिल रही थी, सोना चांदी थोड़ा सस्ता हुआ था, तो क्या इस मार्केट की जो स्थिति बनी हुई है इसका प्रभाव अब सोने चांदी के हाइक पर पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल अनिल जी ने भी बताया है कि भाई मार्केट से जब निकलते हैं लोग तो उनको लगता है कि गोल्ड ज्यादा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है तो उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन गोल्ड भी अब पहले की तरह गोल्ड नहीं रह गया, यानी वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी फ्लक्चुएट करता है, वो भी क्योंकि शेयर मार्केट में की तरह वो भी बिहेव कर रहा है। तो इसलिए उसमें भी जाना जो है, सारा कुछ यहाँ से निकाल के वहां लगाना, वो भी मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए उचित होगा। आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, जहां आपको लगता है थोड़ा थोड़ा करके आप करते रहिए, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको तो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, उसको बाइफरकेट करके जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि ये नहीं कि सारा शेयर मार्केट में लगा दें या सारा जो है बैंक से भी निकाल के गोल्ड में लगा दें और बाद में गोल्ड एकदम से नीचे आ जाए, क्योंकि अभी गोल्ड जो है ये टेम्परेरी, ये भी हाइक पे जा रहा है। तो गोल्ड का भी कोई ऐसा श्योर नहीं है कि भाई गोल्ड जो है वो हाइक पे जाएगा। एक टाइम था कि गोल्ड जो है जहां एक सेट हो जाता था उससे नीचे नहीं आता था, लेकिन अब गोल्ड का बिहेव जो है यही मेरा अगला सवाल विजय सर से होगा। सर क्योंकि समय कम है तो आखिरी कमेंट उनका भी लेना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर अश्विनी जी भी बता रहे हैं, पहले ये होता था कि अगर गोल्ड एक जगह पर सेट हो गया, एक रेट पर तय हो गया है, तो आने वाले दिनों में हाइक ही देखते थे, कम नहीं होता था। लेकिन अभी जो मार्केट है वो कुछ और ही है, यानी सोने और चांदी के दाम भी गिरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दो चीजों पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक तो आपका टाइम होराइजन, आप क्या सट्टे बाजार में उतर रहे हैं या आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए उतर रहे हैं। अगर आप सट्टे बाजार में उतर रहे हैं, आपको रोज सुबह शाम की टेंशन है, तो आप इस बाजार से दूर रहिए, आपको कभी चैन नहीं मिलेगा, पहली बात। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के लिए उतर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए उतर रहे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए उतर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाना चाह रहे हैं, तो एक ही चीज आपको फोकस करनी है, वो है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि जो हम चार्ट्स की बात करते हैं, रोज जो इंडेक्स ऊपर नीचे होता है, ये सट्टा बाजार है। लेकिन उसी बाजार में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंडामेंटल पे ध्यान देना। और तीन चीजें इंपॉर्टेंट, गोल्ड का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 25 साल का ये है कि ऑन एन एवरेज करीब 4 से 6% गोल्ड हर साल बढ़ा है। तो अगर 1 महीने 2 महीने कुछ होता है तो उसके लिए नींद खराब करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात,
अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो टिप्स पे मत जाइए, ये देखिए कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कितना ईमानदार है, उस मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसका एमडी कौन है, उसका चेयरमैन कौन है। आप स्टॉक में मत देखिए, क्योंकि अच्छी इकोनॉमिक सेक्टर में भी खराब कंपनियां ऑपरेट करती हैं। आपको लगेगा आईटी बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें भी बहुत सारी कंपनियों का दिवाला निकला है क्योंकि मैनेजमेंट खराब था। ऑटोमोबाइल में भी बहुत कंपनियां आई, उनका भी दिवाला निकला क्योंकि मैनेजमेंट खराब था। तो हर सेक्टर अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे। तो सेक्टर की ज्यादा इतनी टेंशन मत लीजिए। समाज को हर लाइन, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस की जरूरत है, सबकी डिमांड है। प्रॉब्लम यह है कि वो कंपनी अच्छा करेगी या नहीं, ये डिपेंड करता है उसके मैनेजमेंट। तीसरा, उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते वो बेसिकली कमोडिटी प्लेयर है। नाम उसका कुछ भी हो सकता है, आप उसको टेक्सटाइल भी बोल सकते हैं, आप उसको स्टील भी बोल सकते हैं, आप उसको प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हो। अगर उस कंपनी में R&D नहीं है तो वो बेसिकली बिल्कुल, यानी मार्केट में थोड़ा सा संयम, थोड़ी समझ और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। अगर हालात थोड़े से आपके फेवर में नहीं होते उसके बाद भी आप किस तरह से मार्केट को समझते हैं और उसी हिसाब से फैसला लेते हैं, ज्यादा मायने रखता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।